सुप्रभातम। सक्षमता परीक्षा के लिए कई लोग डिमांड किए कि वर्णमाला हिंदी भाषा पर कुछ बनाइए, भाषा लैंग्वेज पर। तो आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा, क्योंकि सक्षमता में ये आएगा। काफ़ी से प्रश्न होते हैं, हमने देखा भी है कि बीपीएससी 1 और 2 में भी भाषा से कई प्रश्न सारे थे। ये ढेर सारा पोर्शन कवर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी भाषा वर्णमाला अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऑप्शन आएगा कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे कहते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य। तो हम क्या करेंगे, वर्ण हमारा आंसर होगा, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में अ केवल अ ही है इसमें। इसके जगह पर अगर हम क बोलें तो क में एक क और अ, उसमें व्यंजन और स्वर दोनों है। ठीक है, तो उस तरह से जो है जितने भी वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन सब, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। फिर प्रश्न एक आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वह क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनि को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गाया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो राम में क्या क्या है, देखिए र है। राम को अगर हम देखें शब्द राम में क्या क्या है, र, आ की मात्रा है, म और अ, रा, र, आ, रा, म, अ, म। इसमें 4 जो है मूल ध्वनियाँ हैं। ये सब 4 मूल ध्वनि मिलके क्या बने, राम। उसी तरह से गया शब्द जो है, इसमें क्या है, एक ग है, ग के बाद अ आ रहा है, ग, अ, ग, इसमें अ आ रहा है ग के अंत में, य, और य में आ की मात्रा है, गया, य के बाद आ। तो इसमें 4 जो है मूल ध्वनियाँ हैं। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो ये हमारा गया में कौन कौन, गया शब्द जो है इसमें कौन कौन से वर्ण है, ग वर्ण है, अ वर्ण है, य वर्ण है और आ वर्ण है। उसी तरह से राम में कौन कौन वर्ण है, र है, आ है, म है, अ है। ठीक है, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। जितने वर्ण होते हैं उनको जिस तरीके से लिखा जाता है, उकेरा जाता है, उनका संकेत बनाया जाता है, तो उसे लिपि कहते हैं, जिस संकेत में उन्हें लिखा जाता है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को कहते हैं ABCD, कई ऑप्शन होंगे। अगर कहीं दिया है लिपि को कहते हैं वर्ण संकेत, लिपि को क्या कहते हैं, वर्ण संकेत। ये दोनों एक ही चीज़ है। फिर आता है प्रश्न, ये बहुत बार पूछा है, हिंदी में कितने वर्ण हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या है 25, 52, दोनों, कोई नहीं। तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। ठीक है, अब वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। आगे चलते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णों का समूह है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या,
कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को, मान लीजिए हिंदी में है तो 52 वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। उसी तरह से अन्य कई भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जितने वर्ण हैं, लेटर्स हैं, उनके ग्रुप को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला का मतलब क्या है? जैसे माला में कई मोतियां होती हैं, ठीक ना, तो मोतियों के समूह को क्या कहते हैं? माला कहते हैं। ये माला हो जाता है। उसी तरह से वर्णों के, ये वर्ण है क ख ग अ ऐसे जो है, इसके अगर हम समूह बना लें तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, ठीक है ना। हर भाषा में जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा, ठीक है ना, किससे बना है? वाक्य से। वाक्य कैसे? शब्द से। शब्द कैसे बने हुए हैं? वर्णों से। जैसे हिंदी में अ आ क ख ग घ च ट य र ल व, ये सब क्या है? हिंदी के वर्ण है। जैसे अंग्रेजी में भी है ABCDEFGH, ये अंग्रेजी के वर्णमाला है। हर भाषा में अपनी वर्ण होता है अपना, और उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्णों के भेद, तो हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं हिंदी के? 2 भेद हैं। एक जो है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो हिंदी में कितने वर्ण? 2, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब हम स्वर की बात करेंगे। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं, बल्कि ये स्वयं अपने सेल्फ अकेले होते हैं ये, ठीक है ना। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में कहाँ कहाँ से होता है? जैसे अ, ठीक है ना, स्वर है ई उ, अ में केवल अ ही है, दूसरे किसी वर्ण का मेल इसमें, सम्मिश्रण, मिक्सचर नहीं है। स्वर के उच्चारण स्थान कौन कौन है? ठीक है ना। तो कुछ स्वर कंठ से निकलते हैं, कुछ तालु से, ठीक है ना, कुछ जीभ से, ओंठ। तो जीभ और ओंठ का इसमें उपयोग नहीं होता है। प्रश्न आएगा कि स्वर का उच्चारण स्थान निम्न में से नहीं है, तो जीभ, ओंठ दोनों, तो क्या है? ये दोनों सही है। यानी जीभ और ओंठ ये दोनों स्वर के उच्चारण स्थान नहीं है। स्वर के उच्चारण स्थान कौन कौन है? कंठ और तालु, 2 जो है जीभ, कंठ और तालु स्वर के उच्चारण स्थान है। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 16 स्वर है। ठीक है। कौन कौन? अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ ऋ ऋ ऋ ऋ। ये जो है कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16। ये 16 जो है स्वर हैं हिंदी में। ठीक है। अब हम स्वर की कितने भेद हैं स्वर के, उनको देखते हैं। स्वर के भेद, तो स्वर के 2 भेद हैं, ठीक है ना। कौन कौन? एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। स्वर के कितने भेद? 2। स्वर के भेद होते हैं, ऑप्शन रहेगा 2, 1, 3, 4। याद रखिए, स्वर के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम देख लेते हैं मूल स्वर क्या है। मूल स्वर, स्वर में से पहला जो है मूल स्वर, यानी ये ओरिजिनल स्वर है। देखिए ना, ये अपने माने 100% जो है अपने ही से बना हुआ है, इसमें दूसरे किसी का मेल नहीं है। इसमें इसमें देखिए
तो इसमें केवल अ आ रहा है। उसी तरह से आ में आ, ठीक है ना। तो ये 100% ये स्वयं से ही बने हुए हैं, इसमें किसी दूसरे का हेल्प नहीं है, मिश्रण नहीं है। तो मूल स्वर इन्हें कहते हैं अ, आ, ई। छोटी ई है तो इसको हल्का सा बोलते हैं ई। बड़ी ई को बोलते हैं लोग बड़ी ई, ऐसा नहीं बोलते। छोटी ई को बोलेंगे ऐसे ई। छोटा ऊ को बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ को ऊ। 3 गुना ए ओ। ये सब कौन स्वर कहलाते हैं? ये सब हैं मूल स्वर। संयुक्त स्वर नाम से स्पष्ट है, इसमें कंबाइंड है, यानी दो या दो से अधिक का मेल होगा इसमें। ठीक है, जैसे ए है तो ए किससे बना हुआ है? ये ए में क्या क्या है? अ है, अ और ए, ये दोनों मिल करके ए बनाते हैं। इसमें जो है दोनों का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है दोनों का, दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए इसको संयुक्त कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, यानी दो का मिश्रण है, दो मिलकर के एक स्वर बनाते हैं, तो इसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। उसी प्रकार से औ जो होता है औ, ठीक है, ये किससे किससे बना है? इसमें भी जो है दो जो है इसमें मूल स्वर हैं, एक तो अ और ओ। अ और ओ मिल करके औ बनते हैं। दो मूल स्वर इसमें हैं, दोनों मूल स्वरों के मेल से संयुक्त हुए हैं, ये जुटे हैं, ज्वाइंट हुए हैं, तो अ बना है। तो संयुक्त स्वर के उदाहरण हो गए कौन कौन? ऐ ओ। ठीक है, मूल स्वर के भेद आते हैं। मूल स्वर में कौन कौन से हैं? अब मूल स्वर में इसके 3 भेद हैं। ठीक है, मूल स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो आपने देखा स्वर में से कितने निकले थे? मूल और संयुक्त, मूल और संयुक्त। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करें, मूल के कितने? अब 3। ठीक है, मूल स्वर के भेद 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत। एक एक करके हम देखेंगे अब। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व, ठीक ना, यानी ह्रस्व, जिसको हर्षु बोलते हैं। हर्ष मतलब छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत दीर्घ जो होता है, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ है। दोनों को यहीं पे देख लीजिए, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो हर्ष स्वर है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर में कौन सा होगा? अ, आ, उ, रे। ठीक है, तो इसमें जो है कम समय लग रहा है। अब दीर्घ स्वर में देख लीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगता है। हर्ष से कितना? हर्ष से दुगुना इसमें समय लगेगा, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आ, तो आ में जो है अ क्या डबल इसमें लग रहा है, ये बड़ी ई में छोटी ई का डबल इसमें लग रहा है। बड़ा ऊ में इसमें सब बड़े वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है दो गुना, इसमें दोगुना समय लगता है। ठीक है, हाँ, इसके पहले जो हर्ष था उसमें जितना समय लगेगा उसका 2 गुना दीर्घ स्वर में लगता है। जैसे आ, ई, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर का उदाहरण है, तो उसमें अ, क, आ ऐसे रहेगा। तो आप देखिए आ है तो आपका ये दीर्घ स्वर का टिक मारिए, ओ है दीर्घ स्वर का, औ है दीर्घ स्वर का, इसको पहचानना होगा ताकि आप ऑप्शन को देख करके टिक सही से लगा सकें। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के बने होते हैं, ठीक है ना। जैसे दीर्घ स्वर जो होता है क्या, ये संयुक्त स्वर ही है, ठीक है ना, ये संयुक्त है। ये एक तरह से इसमें भी 2 का मेल है, इसमें आ में अ और अ मिल के आ बनता है। बड़ी ई में क्या है, छोटी छोटी 2 ई मिलेगी तो एक बड़ी ई बनती है।
छोटा ऊ दो छोटे छोटे ऊ मिलेंगे तो एक बड़ा ऊ बनता है। उस तरह से अ और छोटा ई मिलता है तो ए बनेगा, अ और ए मिलेगा तो ऐ बनेगा। तो ये दीर्घ स्वर है। तो ये दोनों ज़्यादा होता है आ, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, दोगुना समय लग रहा है, ठीक ना। चलिए प्लूत, अब स्वर का तीसरा भेद है प्लूत। पहला भेद क्या था याद है, बोलिए। दीर्घ स्वर, उसके बाद पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लूत। ये तीनों क्या है, ये मूल स्वर के भेद हैं। दिमाग में बात आप बैठाए रहिए, ठीक है। तो प्लूत स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। 3 मात्राओं का समय लगता है इसमें। कितना लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है। तो क्या बता रहे थे कि प्लूत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, अर्थात जो है 3 गुना इसमें समय लगता है, ठीक है। तो हर्ष स्वर में कितना, मान लीजिए अगर 1 इकाई मान लेते हैं तो दीर्घ में क्या होगा, उसका दोगुना समय लगेगा, दोगुना। उसी तरह से प्लूत में कितना समय लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, यानी हर्ष के 3 गुना समय लगता है प्लूत में उच्चारण करने में, बोलने में। उसी को हम कहते हैं प्लूत स्वर, यानी जिसे 3 गुना समय लगे उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण लेकर देखते हैं, सुनो, अरे 3 गुना लग रहा है इसमें, ओम 3 गुना है, राम, ठीक है। तो ये जो शब्द बोलने में समय लग रहा है, ठीक है ना, दीर्घ से भी ज्यादा लगता है, इसी को हम प्लूत कहते हैं। प्लूत त्रिमात्रिक स्वर होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन त्रिमात्रिक स्वर है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। आंसर हमारा त्रिमात्रिक स्वर में प्लूत स्वर, टिक मारेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में साधारणतः प्लूत का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। कभी कभी जैसे संबोधन में हे, अरे, सुनो, ठीक है ना, ऐसे वार्तालाप में जो है ये प्लूत यूज होता है, ठीक है। चलिए, इसमें जो 2 आते हैं इसमें से स्वर के माला में से, अंग, अह, इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह किनको बोलते हैं, अ, अम, अंग और अह को अयोगवाह भी कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। प्रश्न आएगा कि वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले प्रयुक्त होता है कौन सा, जहाँ देखिए आप अयोगवाह, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले अयोगवाह, इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं और विसर्ग भी कहते हैं। जैसे अंग, अंग, अंक, ठीक है ना, पंक, अंक जो है इसे अनुस्वार बोलते हैं, अनुनासिक है। और ये जो अह है ये विसर्ग होता है, 2 बिंदु लगा होता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसे अयोगवाह भी कहते हैं। अब अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग को देख लेते हैं। हिंदी में स्वरों का उच्चारण, ठीक है ना, अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं। जैसे अनुनासिक के लिए देखिए चिन्ह देख लीजिए अनुनासिक का, ठीक है। जैसे नाक, मुंह, ठीक है ना, तो इसमें गांव,
दांत, इसी वजह ऊपर चिन्ह है ऐसा, ठीक है ना, ये ठीक है ना, चंद्रमा के जैसे, इसको चंद्रबिंदु भी बोला जाता है, ठीक है ना, चंद्रबिंदु हम पढ़ पढ़े हैं। आंगन, सांचा, इसके ऊपर जो ये मात्रा है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अनुनासिक मात्रा, ठीक है। अनुस्वार बिंदु पर होता है, जैसे अंक, ये पर बिंदु है, अपर अंक, तो ये बिंदु जो होता है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और जो ये चंद्रमा के जैसे होता है, ये चंद्रबिंदु, उसे बोलते हैं अनुनासिक। क्लियर हुआ? बिंदु को अनुस्वार बोलेंगे और चंद्रबिंदु को अनुनासिक बोलेंगे। उदाहरण में अनुनासिक का गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अंगद, कंकन, कंगन, अंगूर, पंख, सब अनुस्वार वाले हैं, बिंदु वाले हैं। निरनुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाला षष्ठवर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। इधर, उधर, आप, अपना, घर, केवल मुंह का यूज है इसमें, यानी नाक का अनुनासिक में क्या है, नाक था उसमें, इसमें नीर अनुनासिक है। नीर माने उसमें नहीं है, अ का इसमें है कि अनुनासिक का इसमें प्रयोग नहीं होता, इसीलिए इसको नीर अनुनासिक बोलते हैं। इसका यूज होता है मुंह से, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि नीर अनुनासिक शब्दों का उच्चारण स्थान है, क्या है, मुंह है, ठीक है। जैसे इधर, उधर, केवल मुंह है इसमें नाक का ये सब, हाँ, नासिका का प्रयोग नहीं है। विसर्ग, देखिए दो जो ऐसे बिंदु होते हैं इन्हें विसर्ग करते हैं। संस्कृत में ज़्यादा इनका प्रयोग है ही। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। देखिए कहीं भी स्वर के बाद ही विसर्ग आता है, लास्ट में आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरफ से होता है, जैसे कह, हाँ, जैसे होता है ना कि खदाम, लिखत, हाँ, लिखत। संस्कृत में जैसे होता है लिख, विसर्ग लगाएंगे तो लिखता। तो ह का जो है, ये ह के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, विसर्ग जो दो बिंदु होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में भी इसका अभाव होता जा रहा है, हिंदी में अब इसके कम उपयोग हो रहे हैं। तत्सम जो शब्द हैं इसका प्रयोग आज भी होता है, जो संस्कृत से शब्द आए हैं, जैसे मनः कामना, पयः पानः, अतः, स्वतः, दुख। देखिए इसमें सब में विसर्ग दो बिंदु हैं, इन्हें कहते हैं विसर्ग, दो बिंदु वालों को। कुछ इससे तो कुछ नोट्स टाइप के, कुछ याद रखने वाली कुछ स्मरणीय बातें हैं, ठीक ना। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार मतलब बिंदु और विसर्ग दो बिंदु, न तो स्वर है न व्यंजन है। देखिए अगर पूछा जाए कि अनुस्वार और विसर्ग हैं, स्वर नहीं, स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं, व्यंजन भी नहीं है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। हाँ, स्वरों की सहायता से इन्हें बोला जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, इनका यूज दोनों में होता है, लेकिन न तो ये स्वर है और न ही व्यंजन है। जैसे अंगद, रंग, ठीक है ना। इस संबंध में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है। किशोरी दास वाजपेयी, देख लीजिए, पूछेगा ये स्वर नहीं है, कौन, अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, ये किनके कथन है, किशोरी दास वाजपेयी के, ठीक ना। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अब आया स्पष्ट कि इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वर नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, लेकिन स्वर और व्यंजन की तरह से प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको अलग एक वर्ग बनाया, जिनका नाम दिया अयोगवाह। चलिए कुछ और हम व्यंजन की बात कर लेते हैं।
स्वर थे वो सबके बारे में हमने चर्चा कर लिया। व्यंजन कॉन्स्टेंट, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता? स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। या उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। दोनों बात तो एक ही है कि वैसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो क में क्या है? क में, ठीक ना, इसमें लास्ट में अ आया हुआ है ना, क, ठीक ना। अंग्रेजी में बोलते हैं क का क्या लिखते हैं? के ए, के हो गया ये व्यंजन और ये क्या है? वावेल हो गया, ठीक ना। ये कांस्टेंट है, ये वावेल है। क, जैसे कमल लिखना है कमल, तो क्या लिखते हैं? के ए क यम ए म ल, कमल। तो ये जो है देखिए क में क्या है? के और अ है, उससे से क में अ एक जो है स्वर मिला हुआ है। ख में भी उस तरह से ख अ ख, ग ग अ ग, च में अ है लास्ट में, छ में अ है, ये सभी में अ मिला हुआ है ना। तो स्वर की सहायता से ये बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। चलिए हम अब इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाने चाहते हैं, बस परिभाषा से हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है, यानी क से विसर्ग तक, क का की कतारा में क ख ग घ अंग च छ ज झ या ट ठ ड ढ ण, ये सब क्या है? व्यंजन में आते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ आता है। क्या आता है? अ छिपी रहती है उसमें अ की ध्वनि। बिना अ के किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न आए कि किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, तो वह स्वर है अ। ख में अ है, फ, प में अ है, प, लास्ट में अ की ध्वनि इसमें आ रही है, वह स्वर है। कुल कितने व्यंजन में, व्यंजन वर्णों में कितने व्यंजन है? 33। कितने? 33। हाँ, चलिए अब व्यंजनों के प्रकार की बात हो जाए। व्यंजन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने प्रकार? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, 3 व्यंजन होते हैं। एक एक करके। स्पर्श व्यंजन, नाम से स्पर्श है यानी टच करना, स्पर्श करना। स्पर्श का होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग में जाके सटता है, जैसे कंठ में सटे जीभ, तालू में सटे जीभ, मूर्धा, ठीक ना, तालू और दांत के बीच का जो पोर्शन होता है मूर्धा है, ठीक है। दांत अथवा ओठ में जाके जीभ सटे और तब ध्वनि का उत्पत्ति हो, ठीक ना। जैसे क, अ, त में देखिए जीभ कहाँ सट रहा है? दांत में। त, थ, द, प बोल रहे हैं तो दोनों ओर सट रहा है, तो ठीक है ना। प तो कहीं ना कहीं सट रहा है जीभ, ठीक है ना। दूसरे शब्द में कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों से बोली जाने वाली जो सब ध्वनि होती है उसे हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि स्पर्श हो रहा है। देखिए अब हम एक चीज़ बता दें, अगर हम ये मुंह की बनावट को देखें, हमारा ये मुंह है, यहाँ दांत है, ठीक है, यहाँ दांत हो गया मान लीजिए, इसमें ये हो गया जीभ हो गया, ये जीभ हो गया, इधर गला है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कहाँ? ये हो गया ओंठ, सबसे आगे क्या हो गया? ये ओंठ हो गया। ये हो जाएगा दांत की जगह पर दंत, दंत, ठीक ना। त, थ, द, ध, ये दंत होता है। प, फ, ब, भ ओंठ से निकलता है, ठीक ना। उसके बाद जो होता है ये होता है मूर्धा, फ्र, ये होता है मूर्धा। हाँ, मूर्धा ये जगह है और इस जगह का नाम है मूर्धा। जब ऊपर आएगा बिल्कुल आएगा, ये बीचों बीच में टच में है, छत कहिए, हैं, हमारे अंदर जो मुख का जो अंदर खाली जगह उसका छत कहिए, तो ये है तालू,
ठीक ना। कंठ हो जाएगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा कंठ, ये हो गया कंठ। जैसे क, ख, ठीक है ना, तो ये कंठ हो गया। तो ये मुंह हमारा जो है हो गया ये, ठीक ना। अंदर से आवाज आ रही है क, ख, ग, घ, ये सब कंठ वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तालु, है ना। और तालु और दांत के बीच का जो जगह है वह है मूर्धा। अब दांत में जो सटता है, ये दांत वाला पोर्शन, यहाँ दांत है हमारा, तो वहाँ से त, थ, द, ध, न, देखिए सब में जीभ जाके जब बोल रहे हैं तो जीभ कहाँ सटा, दांत में। थ, जीभ कहाँ सटा, दांत में। तो ये दांत से, ठीक ना, दंत से उच्चारण होते हैं। ओठ से बोलने वाले, ठीक ना, प, फ, ओठ दोनों सट रहा है, ये ओठ वाला होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्पर्श जो होते हैं व्यंजन, जीभ के कहीं ना कहीं स्पर्श करने से उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्लियर हुआ। ये कितने हैं, कुल 25 हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओंठ से, दंत से जितने स्पर्श व्यंजन निकलते हैं उनकी संख्या 25 बताई गई है। अब देख लेते हैं। क वर्ग में है, कंठ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, कंठ से। क वर्ग बोलते हैं इसको, क, ख, ग, घ, ङ। तालु से, ठीक ना, च, छ, ज, झ, च वर्ग का। मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ। दांत से सटके त, थ, द, ध। ओंठ से फ, फ, ब, भ, सब ओंठ सट रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उच्चारण स्थान के अनुसार 5, इसमें 5, 5, 10, और ये 15, 1, 16, 16, 5, 19, 19, हाँ ये हो गया 24, 24 हो रहा है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7 इसमें है, ठीक ना। तो कुल 25 जो है हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब स्पर्श के बाद ये व्यंजन के दूसरे प्रकार में देखेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन। अंत से बना हुआ शब्द अंतस्थ, यानी अंत में जो स्थित हो। अंतः का अर्थ है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब वो जो है अंडरस्टूड होते हैं, जैसे अंदर से आए अंदर ही रह जाते हैं। जैसे इनमें देख लेते हैं कौन कौन है। अंत का मतलब है मध्य या बीच स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। माने जैसे लगेगा कि ये स्वर है और व्यंजन है, दोनों के बीचों बीच वाला ये लगता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। जीभ किसी भी भाग को, न तो तालु को टच करेगी जीभ, न मूर्धा, न दंत, न ओठ, किसी को टच नहीं करेगी। हाँ, और तब जो ये व्यंजन निकलते हैं स्पर्श वाला टच करके निकलते हैं, तालु दंत को। और ये अंतस्थ जो है किसी को टच नहीं करता। देखिए ये बोल के देखिए, ठीक है ना। इसमें कहीं जो जीभ किसी से नहीं टच कर रहा है कहीं। र, ल में तो कर रहा है, ल में ऊपर जा रहा, तालु में व में कहीं टच नहीं हो रहा। तो जीभ, तालु, दंत और होठों के परस्पर सड़ने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। हल्का सा होगा, कंप्लीटली टच नहीं करेगा, जैसा कि स्पर्श व्यंजन में। इसलिए इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अंतस्थ हैं, दोनों के बीचों बीच के हैं, आधा स्वर आधा व्यंजन भी कहलाते हैं। कहीं टच भी नहीं करते हैं, करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं। ये बीचों बीच में आते हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, उष्ण का क्या अर्थ होता है, गर्म। जिन वर्णों को उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराते और सांस में गर्मी पैदा करे उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, पहला था स्पर्श टच करके, दूसरा था अंतस्थ न टच न बिना टच, बीचों बीच में, ठीक है, और मध्य के स्वर व्यंजन के। तीसरा है उष्म, इसमें जो है कुछ उष्मा निकलती है इनके उच्चारण के समय में, ठीक है ना, कुछ गर्मी पैदा होगी, ठीक है।
रगड़ के कारण होता है, घर्षण के कारण होता है, हवा से कि ना मुख के किसी अंग का घर्षण होता है, रगड़ होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको उष्ण व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ये कौन सा है, देखिए ये बोलने के लिए बोलते हैं तालव्य से। तालव्य तालाबे से नहीं होता है। इस कैसे बोलेंगे इसको, जीव को तालु में ले जाइए। तालु कहाँ है, अभी देखा है हमने, ठीक ना। यहाँ क्या है, ओंठ है, यहाँ क्या है, दंत है, यहाँ क्या है, मूर्धा है, यहाँ का है क्या है, तालु है। ये है तालु का जगह, ठीक है। ये क्या है, मूर्धा। ये क्या है, दंत है। ये क्या है, ओठ है, ओष्ठ। और इधर से क्या आ रहा है, कंठ से, इधर कंठ है। तो ये स को जीव को, ये जीव हमारा है, जीव मुड़ के आके यहाँ सटेगा। इसके लिए ये है मूर्धन्य स, ये दूसरा वाला मूर्धन्य स। जीव कहाँ सटेगा, जीव यहाँ सटेगा। ये है, और ये क्या, ये क्या है, दंत स। दांत से सटेगा जीव। जीव कहाँ सटेगा, दांत से। थोड़ी हवा बाहर निकलेगी इसमें से। ठीक है। और ये है ह जो है सीधे यहाँ से हवा निकलेगी मुख से बाहर, ये है ह। तो इसमें जो है कुछ घर्षण होता है, जाके ये घर्षण करता है, कुछ देर तक इसमें टच होता है और फिर उसमें से ध्वनि निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन प्लेस, कहाँ से निकलता है व्यंजन, उसके आधार पर जो है इनके प्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए, उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है, इस तरह से इस आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। कंठ से जो है निकलने वाले, ठीक ना, तो क ख ग घ अंग, तालव्य तालु से, ठीक है ना। च छ ज झ ञ य श, मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से। ट देखिए जीव जो है जाकर कहाँ मार रहा है, ट, ये जो है तालु में कठोर भाग ट। तालु का ये बीचों बीच हो गया, इसे थोड़ा सा अग्र भाग में यहाँ पे ट, यहाँ से ट निकलता है, ठ ड, ठीक है ना। चलिए, तो हम और फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको। थोड़ा इसको लिंक कर लेते हैं दूसरे, तो लिंक हो गया। तो अभी हम बताए कि मूर्धन्य जो है मूर्धा से, ठीक ना, कहाँ है, ओठ, दंत, ये क्या है, मूर्धा, ये क्या है, तालु, इधर क्या है, कंठ। तो मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से ट निकलता है, ये तालु के अगले भाग से, यहाँ से ट ठ ड ढ ड़ ढ ढ ष। दंत दांत से सष्टा है, जीभ कहाँ जाकर टच करेगा, दांत से, ठीक है ना। त थ द ध न, यहाँ से सब निकलता है, ये ओंठ हो गया, यहाँ दांत है। पर्श्य दांतों के मूल से, नहीं जाकर के दांत के जड़ से सटेगा। स देखिए, स बोले दंत से, तो दांत के जड़ पर जाके जीभ सटता है और वहां से उत्पन्न होती है ध्वनि स, ज, ज, जैसे जलजला, ज, र। देखिए, दांत के जाके जड़ पर टच कर रहा है जीभ, र, ठीक है ना। अगर ये दांत है, ठीक है, तो इसके जड़ पर जाकर के जीभ टच करती है, यहाँ जड़ पर अगर सटती है, फिर वहाँ ध्वनि निकलता है। ओष्ठ, दोनों ओठ में सटेंगे, नीचे का ओठ, दोनों ओठ ये सटेंगे, यहाँ ये दोनों सटेंगे, तब ये निकलता है ध्वनि प फ ब भ म, दोनों ओठ सट रहा है, ठीक है। दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों मिला के दंतोष्ठ होता है।
निचला ओठ ऊपरी दांत से। व, फ, 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 हैं, फ। स्वर यंत्र से जैसे ह, हाँ, हमारे मुख में ये हो गया हमारा अगला पोर्शन, ये मुख हो गया, यहाँ दांत हो गए। तो ये हमारा स्वर नली है, यहाँ यंत्र है, स्वर यंत्र, ठीक ना, जो वाइब्रेट करता है, हिलता है, कंपन करता है, तो ध्वनि उसमें से निकलती है। यहाँ से ह, यहाँ से वायु निकलेगी और वहाँ से निकलेगा ह की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब तो ये था अभी तक हमने जो देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर ये वर्गीकरण था, ठीक है ना। अब प्राणवायु श्वास की मात्रा के आधार पर कितना जो है हवा वायु जो है यूज होती है, निकलती है बाहर, हैं, उसके आधार पर जो है, तो अगर पूछा जाता है प्रश्न कि श्वास के आधार पर वर्णों के भेद कितने हैं, तो श्वास के आधार पर वर्णों के दो भेद, कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण। किसके आधार पर, श्वास के आधार पर। किसके भेद, वर्णों के भेद, कितने, दो, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प का मतलब है थोड़ा सा, प्राण का मतलब है वायु, प्राणवायु, ठीक है ना, प्राणवायु, प्राण माने वायु, ठीक है। तो जिसमें अल्प माने थोड़ा सा जो है वायु यूज है, जिनके उच्चारण में श्वास, ठीक ना, अल्प मात्रा में निकले, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। क्लियर हुआ। अल्प प्राण क्या है, जिसके उच्चारण के समय थोड़ी मात्रा में वायु, ठीक ना, प्रयुक्त हो, वह अल्प प्राण है, निकले थोड़ी मात्रा में वायु। जैसे में अब इसमें देखिए कौन कौन है अल्प प्राण, ये अन्य जो बात है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का, ख वर्ग का, ग वर्ग का, क, च, कौन कौन वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं, ठीक ना, कंठ से, ठीक ना, ये तालु से, ये तालु का अग्र से, तालु ये है, ठीक ना, ये मूर्धा है, ये ओठ है। तो प्रत्येक वर्ग के कौन, पहला, तीसरा, 1 नंबर, 3 नंबर, और कौन, 5वां नंबर का जो होता है वर्ण, वो अल्प प्राण। हाँ, जैसे देखिए क ख ग घ में क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। इसमें जो है देखिए कौन कौन, पहला, ये पहला हो गया, फिर तीसरा ग, तीसरा हो गया, और फिर 5वां यंग, ये देखिए ये होंगे अल्प प्राण। 1, 3, 5, 135 कोड याद रखिए। प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा 135 आप कोड याद रखिए। 1, 3, 5, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। कौन होता है, अल्प प्राण, इसमें थोड़ी मात्रा में वायु निकलती है। क, ग, अंग, इस तरह से चौथा जगह में देखिए सब में, ठीक ना, यही है। अंतस्थ जो है, ठीक ना, जो स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, उच्चारण स्थान जो है, उनमें कहीं जीभ जाकर टच नहीं करता है, उनको अंतस्थ बोलते हैं। वे भी अल्प प्राण ही हैं, अल्प प्राण में आते हैं। इनमें भी बोलने में वायु कम मात्रा में निकलती है बाहर। महाप्राण, तो श्वास के आधार पर ये दूसरा, ये इसका भेद है, ठीक ना। महाप्राण, महा मने ज़्यादा, प्राण मने वायु, हवा, ठीक है। जिनके उच्चारण में हकार जैसे जैसे ह का जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिनमें अधिक मात्रा में श्वास निकले उसे क्या कहते हैं, महाप्राण, ठीक ना। देखिए अब इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा
चौथा। देखिए उसमें था 1 3 5, इसमें क्या है दूसरा, यहाँ दूसरा 2 छूटा हुआ है, ये क्या छूटा हुआ है 4 नंबर छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 नंबर और 4 नंबर प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का, जैसे क, ख, ग, घ, ङ है, तो 2 नंबर का, ये 2 नंबर का हुआ 2, और ये 4 नंबर का ये 4, ये है महाप्राण, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये है महाप्राण। इनमें ज़्यादा ध्वनि निकलती है, वायु ज़्यादा इसमें निकलती है। और इसके पहले बता दिए कि 1 3 5 वाला जो था वो अल्पप्राण था। संयुक्त व्यंजन, अभी व्यंजन में आए हम लोग, किस में आए, संयुक्त व्यंजन। नाम में स्पष्ट है, ये कंपाउंड है, ठीक है ना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इसमें वर्ण है। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वैसे व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हाँ, ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 हैं। ये 4 कौन कौन है, जैसे 6 है, ठीक ना। इसमें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, KSH। तो देखिए इसमें क है, ये SH है, स है, ठीक है ना, और अ है, तो ऐसे KSH 6 होता है, ये ना क्षत्रिय वाला 6 हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें कितने हैं, 4 इसमें वर्ण है, क है और श मूर्धन्य ष है, अ है, ठीक है ना। 4 नहीं, इसमें कितने हैं, क श अ, 3 है इसमें, 1 2 3, 3 इसमें जो है मिल करके ये बनते हैं संयुक्त 6, ठीक है ना। संयुक्त नाम ही है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त 6 बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है क श और अ, प्रश्न आएगा कि 6 किन किन वर्णों का मेल है, तो जहाँ दिखाई दे क श और अ, ये मूर्धन्य श वाला, मूर्धा वाला, तो इसको हम कहेंगे टिक, आंसर हमारा राइट होगा। त्रा देखिए, त्रा को क्या बोलते हैं, TRA, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, टी अर्थात त है, हाँ, त और र संयुक्त, तो त आधा है, तो ऐसे लिख के हलन दे देंगे तो कितना है, आधा है, र हलन कर देंगे तो र कितना है, आधा है, दोनों मिला के कितना होता है, पूरा हो जाता है ये, ठीक ना। और अ उसमें लास्ट में उसका स्वर है, तो त्रा। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञ है, ज्ञ है, इसमें क्या क्या है, JNA, ठीक है ना, ये है ज्ञ का, ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ। तो ये है ज हलंत है, आधा ज, यन संयम, और ये है इसमें अ, 3 वर्णों का ये ज्ञ है, ठीक है ना। जैसे सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन, इससे बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार श्री वाला स्र जो है, ठीक ना, नाम लिखते हैं श्रीमती, श्री, श्रम, परिश्रम, श्रवण इत्यादि, उसमें क्या है, तो SHRA है, ठीक ना, ये होता है स्र का, ये है स्र। ये हो गया हमारा क्या, SH से ताला में श, र आर से र हो गया हलंत, ये है उसमें अ है, तो इन 3 से मिल करके स्र बनता है। क्योंकि ये चारों जो है 2 या 2 से अधिक जो है वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इन चारों को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व, द्वि से बना, 2 से, ठीक ना। देखिए इसमें द्वित्व बना डबल, ठीक ना, अर्थात क, जैसे मान लो कि प है और क हलंत है, और फिर से क है, और फिर से आ की मात्रा है, तो पक्का, ये जो क जब 2 एक ही जो है तरह के होते हैं, इन्हें जो है कहते हैं द्वित्व व्यंजन, एक आधा और पूरा। जैसे क, ये पक्का में ये है, कच्चा में आधा च, पूरा च, कच्चा। तो ये जब एक ही व्यंजन एक आधा एक पूरा स्वर के साथ या बिना स्वर के आए, ठीक है, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क मिल के आधा क पूरा क, ठीक है ना, आधा च पूरा च, कच्चा, बच्चा, ठीक है ना, चम्मच में आधा म पूरा म, चम, ठीक है ना, पत्ता,
संयुक्त त इसको बोलते हैं, जैसे ऐसे संयुक्त त लिखते हैं ऐसे पत्ती में, या संयुक्त त। तो जब दो जो है व्यंजन एक साथ मिल करके, ठीक ना, जब आते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, डबल व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट, ठीक ना। व्यंजन क्या होता है, पहला क्या होता है, उसमें स्वर नहीं है, जैसे जो है एक त में अ आ गया, त में चाहे स्वर आ गया, तो क्या है पत्ता, तो ये त में ऐसे हलंत लगा देते हैं, ये पत्ता संयुक्त। तो इसमें जो है स्वर, पहला में स्वर नहीं होता है, दूसरे में स्वर है, ठीक ना, स्पष्ट है। पहले व्यंजन में स्वर नहीं, दूसरे व्यंजन में स्वर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन सहित, सहित में उसमें है, ठीक है। चलिए, संयुक्त अक्षर, संयुक्त प्लस अक्षर, संयुक्त अक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब संयुक्त अक्षर कहलाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए क हलंत है और त है, एक जो है बिना स्वर का, इसमें क में स्वर नहीं है, इसीलिए क हलंत है। क हलंत मतलब क्या है, आधा इसको क बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, क में अ नहीं है, इसीलिए क हलंत बोलते हैं। वहीं क में जो है अगर अ मिल जाए तो इसको पूरा क बोलते हैं, कंप्लीट क है, यानी क में ये स्वर है, इस क में स्वर नहीं है, तो इसीलिए क को हलंत कर देते हैं, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। तो जब पहला स्वर रहित, यानी पहले में स्वर नहीं रहेगा, दूसरे में स्वर है, ठीक ना। जैसे रिक्त, रिक्त में आता है ये वाला त, संयुक्त में ये वाला त, ठीक है ना। उसी तरह से ये स देखिए, इसमें स्वर और नहीं है, इसमें थ और अ, थ है, आ हो गया स्थान, तो पहले में स्वर नहीं, दूसरे में स्वर हो तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं, स्वाद, शुद्ध, ठीक है ना। ये सब इसके उदाहरण। वर्णों की मात्राएं, घोष और अघोष व्यंजन हम देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं। घोष व्यंजन किसे कहते हैं, नाद की दृष्टि से, यानी वाइब्रेशन की दृष्टि से, कंपन की दृष्टि से, आवाज के मात्रा की दृष्टि से, जो स्वर तंत्र, ठीक है ना, जो कंठ में हमारा कंठ है जो झंकृत वाइब्रेट होता है, झंकृत माने वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल में मैसेज आता है तो वाइब्रेशन होता है ना, तो वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन या कंपन जो होता है, ठीक है ना, उसके दृष्टि से, तो जिसको बोलने में, ठीक है ना, स्वर यंत्र, कौन, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र जो कंपन करे, वाइब्रेट कर जाए, झंकृत हो जाए, उसे घोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें घोष, जिसमें कंपन नहीं हो, ठीक है ना, जिसमें कंपन नहीं हो, अघोष, अ माने नहीं, नाद की दृष्टि से माने वाइब्रेशन की दृष्टि से, कंपन की दृष्टि से, जिसमें स्वर यंत्र जो है झंकृत नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं, क्लियर है। तो वाइब्रेशन होगा घोष वर्ण, वाइब्रेशन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, अघोष में, ठीक है ना। उदाहरण से समझ लेंगे। देखिए अघोष वर्ण का उदाहरण है, अघोष में क, ख, छ, छ, इसमें स्वर यंत्र जो है वाइब्रेशन नहीं कर रहा है। वहीं घोष में हम बात कर लें, ठीक ना, जिसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन प्राण था, अल्प प्राण था। सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व, ह, य बोलिए तो य लग रहा है कि जो है कंठ में जो ऊपर से लोरी हमारा लटका हुआ है उसमें हिल रहा है, वो हिलते जा रहा है, य, र, वाइब्रेशन हो रहा है, ल, व, ह, ये वाइब्रेशन वाला इसमें फीलिंग आ रही है। तो वाइब्रेशन जब हो, कंपन हो, झंकृत हो स्वर यंत्र, तो उसे कहेंगे घोष वर्ण, कंपन नहीं करे स्वर यंत्र तो अघोष वर्ण। उदाहरण आप इसमें से देख लेंगे, ठीक ना, ये ट्रिक मारने के लिए, ठीक ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से मिलता है। चलिए इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे इसमें, इसको भी छोड़ दीजिए। वर्णों का उच्चारण, उच्चारण स्थान है क, तालु, कंठ, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है।
इसके बारे और देख लेते हैं, इसमें से प्रश्न आते हैं। देखिए, कंठ, कंठ ठीक है ना, और निचले जीभ से बोली जाने वाली भाषा जो है कंठ है, ठीक है ना। जैसे अ आ, तालव्य, तालु और जीभ से, जीभ तो सब में रहेगा, जीभ सब में रहेगा, जीभ जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिना जीभ का तो स्पर्श वाले तो ध्वनि उत्पन्न ही नहीं हो। देखिए सब में जीभ है ना, सब में जीभ जीभ जीभ। तो इसमें हमको एक चीज रखना है, कंठ में क्या है कंठ, तालु में तालव्य में तालु, मूर्धन में मूर्धा, दंत में दांत, ओष्ठ में ओठ, प्लस सब में जीभ जीभ लगा दीजिए, बोली जाने वाली भाषा, ठीक ना। इस वर्ग की भाषा, भाषा नहीं व्यंजन, उस वर्ग की व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए, कंठ तालव्य, नाम स्पष्ट है, कंठ है, तालु है और जीभ होगा, ठीक ना। जीभ तो सब में कॉमन है, जीभ सब में कॉमन रहेगा, जीभ सब में कॉमन रहेगा, बिना जीभ के तो स्पर्श व्यंजन निकलेंगे नहीं। तो कंठ तालव्य में कंठ, तालु और जीभ, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ प्लस जीभ, दंतोष्ठ दांत, ओठ और जीभ से मिलके जो इनके स्पर्श से, इनके मिलने से जो व्यंजन निकलते हैं उन्हें कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, कंठ तालव्य में ये है, कंठोष्ठ में ठीक ना ओ, दंतोष्ठ में व, दांत है और ओठ है व, दांत में टच हो रहा है, जीभ में आ रही है व। अब इसकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, व्यंजनों का उच्चारण हम पढ़ चुके हैं, इसका समरी है ये, समझिए। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग जो है आए और काफ़ी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पोर्शन को कवर किया है और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको आप देखिए और हमको लगता है कि बहुत परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आया है। और आप फिर से बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, परेशानी है तो कमेंट करें, ठीक है। इसको आप लोग स्वयं से देख के पढ़ लिख के जो है आप खुद समझदार हैं, देख लीजिए, इसमें समझाने की आवश्यकता हमको नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हमने देखा भाषा, हिंदी भाषा का, ठीक ना, वर्ण और उनके भेद, स्वर, व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर हमने भेद देखा। हमें उम्मीद है यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपका जीवन मंगलमय हो, आपके लिए यह बिल्कुल उपयोगी सिद्ध हो, यही मेरी कामना है। आप भी मेरा जो है उत्साहवर्धन करें और मैं आपका ज्ञानवर्धन करने में हमेशा लगा रहूँगा। धन्यवाद।